हेलो एवरीवन। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बारे में। देखो, अभी पहले तो ये समझना है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती क्या है और हम इसे पढ़ रहे क्यों रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। देखो, जब भी हमारे पास एक न्यूक्लियस बनता है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। अब देखो, दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे। प्रोटॉन और प्रोटॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। ठीक है। न्यूट्रॉन का तो इनके साथ कोई लेना देना ही नहीं होता। न्यूट्रॉन यहाँ पे सिर्फ झगड़ा शांत करने का काम करता है। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में आ जाए तो उनके बीच का जो झगड़ा है, वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का झगड़ा कम हो जाता है। अब ज़रा एक चीज़ को समझना, जब आपस में एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो क्या सिर्फ वहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेज ही होती हैं? जी नहीं। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर दो फोर्सेस होती हैं। एक जिसको कहा जाता है अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है, जिसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, जिसकी थियोरी है अपने आप में, एक मिजॉन थियोरी करके है। उसके बारे में मैं डिटेल में बाद में वीडियो बनाऊंगा मिजॉन थियोरी के बारे में। डॉक्टर युकावा की प्रेडिक्टेड थियोरी है ये अट्रैक्टिव फोर्स है। भाई, इतना रिपल्शन होने के बावजूद भी वहाँ पर अट्रैक्शन क्यों है? दूसरा इसके अंदर होता है एक जिसको हम कहते हैं रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स किसकी वजह से होती है? भाई, रिपल्सिव फोर्स तो भाई नॉर्मल सा फंडा, प्रोटॉन प्रोटॉन पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, दे रिपेल ईच अदर। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब तक आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम है, यानी मैं रेदर देन सेइंग नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जब तक आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होते हैं, यानी 20 तक, जब तक आपका प्रोटॉन का नंबर 20 तक होता है, तब तक आपके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस कहीं ज़्यादा होती हैं, रिपल्सिव फोर्सेस कम होती हैं। क्योंकि प्रोटॉन कम होते हैं, उतने डोमिनेट नहीं कर पाते, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो है वहाँ पे वो उतना नहीं हो पाता। पर जैसे ही 20 से ज़्यादा होने लगते हो, तो आपके अंदर रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ने लगती हैं। अब देखो, कोई न्यूक्लियस जब बनता है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस उसकी पोटेंशियल एनर्जी को कम करती हैं, मतलब वहाँ पे उस सिस्टम को स्टेबलाइज करती हैं, और रिपल्सिव फोर्सेस उस सिस्टम को अनस्टेबलाइज करती हैं। अब होता ये है कि जब रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ने लगें अगर, तो वो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, और अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ने लगें तो वो सिस्टम उतना स्टेबल होता है। तो जब भी कोई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिलकर एक न्यूक्लियस बनाते हैं, सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, हम कहते हैं नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम होना, तो वो एनर्जी कहाँ चली जाती है? वो एनर्जी बाहर निकल जाती है। तो मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एंड इससे हमारे न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ, न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं, जिसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन कहते हैं। तो वो कितनी एनर्जी बाहर निकली है जिससे तुम्हारे प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में एक दूसरे के साथ बंध गए हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन बंध गए हैं, उसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। उसका बाइंडिंग एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे होता है? भाई देखो, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में नज़दीक आए होंगे तो उनका मास उस एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा। तो कितना मास में डिफेक्ट आया, उसको मास डिफेक्ट कहते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस सारे कैलकुलेशन के प्रीवियस में मैंने वीडियोस और एक्सप्लेनेशन काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। अगर आप नए हो तो प्लीज़ पहले जाके उन प्रीवियस वीडियोज़ को देखिएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या बाइंडिंग एनर्जी जितनी निकलेगी, मतलब उतना पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ, तो क्या वो न्यूक्लियस उतना स्टेबल है? क्या बाइंडिंग एनर्जी उस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को डिफाइन करती है? जी नहीं। इसके रीज़न बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास दो न्यूक्लियॉन्स है जिसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है, एक और न्यूक्लियॉन है जिसमें 4 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन है। भाई, जब न्यूक्लियस बनता है, हो सकता है दो न्यूक्लियस ने बनते समय इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करी हो सकता है इसने 50 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज करी हो, और हो सकता है इसने भी 50 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज करी हो। तो क्या इससे दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल है? जी नहीं। इससे दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल, तुम कहोगे सर दोनों ने इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी तो रिलीज करी है। नहीं, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा। मान लो मेरे पास दो घर हैं, एक घर में 5 मेंबर रहते हैं और एक घर में 10 मेंबर रहते हैं। एक घर का खर्चा है 1000 रुपये और दूसरे घर का खर्चा भी है 1000 रुपये। तो क्या सब मेंबर इक्वल खर्चा करते हैं? क्या दोनों घर में स्टेबिलिटी इक्वल है? क्या नहीं। यहाँ पे 1000 रुपये 5 लोग मिलके कर रहे हैं, मतलब पर पर्सन कितना इफेक्ट पड़ रहा है। आप अगर इसको डिवाइड करेंगे तो पर पर्सन 200 रुपये का खर्चा आता है, और यहाँ पे पर पर्सन कितना खर्चा आएगा? यहाँ पे पर पर्सन 10 लोग कर रहे हैं तो पर पर्सन यहाँ पर आएगा 100 रुपये का खर्चा। तो सिर्फ कितनी एनर्जी बाहर निकली है वो ये डिफाइन नहीं करेगा कि कोई न्यूक्लियस कितना स्टेबल है। एक्चुअली हमें ये देखना पड़ेगा कि पर न्यूक्लियॉन कितनी एनर्जी बाहर निकली है। मतलब अगर मेरे दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन ने मिलके अगर 50 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रिलीज किया है, तो पर न्यूक्लियॉन्स में से कितनी एनर्जी बाहर गई है? क्योंकि पर न्यूक्लियॉन जितनी एनर्जी बाहर जाएगी
उतना मेरा न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब मैं समझ जाऊंगा कि उतना हर न्यूक्लियस ने कंट्रीब्यूट किया है, और जितना हर न्यूक्लियस को न्यूक्लियन रेदर जितना हर न्यूक्लियन कंट्रीब्यूट करेगा उतना उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, उतनी एनर्जी बाहर निकलेगी और वो उतना स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ बाउंडेड रहेंगे या बाउंडेड रहेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा 50 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर 4 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन्स ने 50 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रिलीज किया है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया 50 डिवाइडेड बाय 8। तो क्या आपको लगता है कि दोनों की एनर्जी इक्वल होगी? जी नहीं। अब समझने की कोशिश करो, यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा, जहाँ 50 को आप 4 से डिवाइड करोगे वो आएगा 12.5 12.5, और यहाँ पर जब आप 50 को डिवाइड करोगे 8 से तो जिसका आंसर निकल के आएगा वो 6.25 आएगा। आप समझो ये न्यूक्लियन ज़्यादा स्टेबल है न्यूक्लियस, क्योंकि पर पर्सन 12.5 की एनर्जी रिलीज हुई है, और यहाँ पे पर पर्सन सिर्फ उससे हाफ रिलीज हुई है। इवन दो देयर बाइंडिंग एनर्जीज आर इक्वल, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दैट इज बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दैट इज नथिंग बट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिसकी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देखो समझने की कोशिश करो एक और इंपॉर्टेंट चीज़, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं, दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक है कि बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, और दूसरा है कि कितने न्यूक्लियंस में से वो बाइंडिंग एनर्जी बाहर निकल रही है। तो हमारे यहाँ पे हमने क्या किया, अलग अलग न्यूक्लियसेस को पकड़ा और उनका न्यूक्लियस जब बन रहा होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई, और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस मिले जिनकी एनर्जी शायद इक्वल रिलीज हो रही थी, पर हमको बाइंडिंग एनर्जी नहीं देखनी है, हमको बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय न्यूक्लियन देखना है। तो हमने जो ग्राफ बनाया वो एक ऐसा ग्राफ आया। ये ग्राफ हमसे क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर हमने जब देखा ये नंबर ऑफ न्यूक्लियंस हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। हमने यहाँ पे 20 प्रोटॉन वाला, 40 प्रोटॉन वाला, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, एटॉमिक मास, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं है क्योंकि 240 तक जा रहा है, प्रोटॉन नहीं है, ये एटॉमिक नंबर नहीं है, एटॉमिक मास नंबर है। और यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस को प्लॉट किया, तो हमें ये समझ में आया कि जो लोअर लेवल होते हैं, एटॉमिक नंबर 56 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे हाईएस्ट थी, वो 8.7 के आसपास, 8.6 के आसपास कुछ निकल के आ रही थी, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। मतलब ये इन सब में ये न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा स्टेबल है। जैसे होता है ना नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल में इनर्ट होती हैं, सबसे स्टेबल होती हैं, वैसे अब न्यूक्लियस में आपका आयन का न्यूक्लियस सबसे स्टेबल है, क्योंकि वो न्यूक्लियस जब बना होगा, वो न्यूक्लियस जब बना होगा तो 56 लोगों ने बनाया होगा उस परिवार को, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर निकली होगी, तो पर पर्सन एनर्जी बहुत ज़्यादा निकली है। समझ में आया? तो हमारा आयरन का जो न्यूक्लियस है उसका परिवार सबसे स्टेबल परिवार है, बहुत टाइटली बाउंडेड है, लोग ज़्यादा हैं पर बाइंडिंग एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा है। पर उससे जो नीचे वाले लोग हैं और उससे जो आगे वाले लोग हैं वो सब उतने स्टेबल नहीं हैं। अब इसको एनालाइज करना पड़ेगा, क्यों भाई ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है। तो देखो समझने की कोशिश करो, आयरन से ज़्यादा आगे आप जाओगे तो देखो एक चीज़ को समझो, जितने ज़्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन बढ़ेंगे तो सिंपल लॉजिक कहता है उतनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आपस में आ रहे हैं उनको बांधने में उतनी ज़्यादा एनर्जी जाएगी। तो भाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो बढ़नी चाहिए। पर समझो आप, जब 20 से ज़्यादा आप ऊपर जाने लगते हो, 20 से ज़्यादा प्रोटॉन, आयरन के अंदर 26 प्रोटॉन होते हैं, ये याद रखना, 26 प्रोटॉन होते हैं, मास 56 है उसका, 26 प्रोटॉन होते हैं उसके अंदर। पर जब आप 20 से ऊपर धीरे धीरे जाने लगते हो हैवियर न्यूक्लियाइस की तरफ, तो वहाँ होता क्या है, जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, देखो कोई भी परिवार जब बड़ा होता है तो उस परिवार में जब लोग बढ़ते हैं, खर्चा बढ़ता है, तो झगड़े भी बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन ने जितनी एनर्जी रिलीज नहीं करी है उससे ज़्यादा आपस में लड़ाई करके इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से बढ़ा ली है। वो हम पढ़ते हैं ना, हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं कि फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, बोलो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, तो फ्लोरीन के पास जाएगा कि क्लोरीन के पास जाएगा। तो देखा जाए तो फ्लोरीन के पास जाना चाहिए, क्योंकि उसका न्यूक्लियस जो होता है उसमें वो सबसे ज़्यादा छोटा होता है, और क्लोरीन का जो न्यूक्लियस होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। पर प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होती है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपने बड़े करीब रखता है, पर कुछ ज़्यादा ही करीब ले लेता है, इतना करीब ले लेता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर मान लो यहाँ पे 500 जूल की एनर्जी रिलीज होने वाली थी, पर रिपल्शन की वजह से 200 जूल की एनर्जी बढ़ जाती है, तो भाई ओवरऑल कितनी की रिलीज हो रही है, ओवरऑल तो सिर्फ -300 की हो रही है। बेचारा इलेक्ट्रॉन उदास हो गया, मुझे बुलाया गया था ये बोल के कि दिल के करीब रखा जाएगा, न्यूक्लियस के करीब रखा जाएगा, 500 जूल की एनर्जी रिलीज़ कराई जाएगी, हाँ, पर मेरे जो आजू बाजू के जो 100 इलेक्ट्रॉन खड़े थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे इतना रिपेल कर दिया कि मेरी एनर्जी जितनी मेरी कम नहीं हुई थी उससे ज़्यादा तो तुमने मेरे को उसमें दे दी। टोटल एनर्जी कितनी रिलीज़ हुई, -300।
सेम अगर वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास जाए, क्लोरीन उसको दिल से थोड़ा दूर रखेगा, मतलब न्यूक्लियस से थोड़ा दूर रखेगा और यहाँ रखेगा, और उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी मानता हूँ वो 400 ही होगी। आप समझ रहे हो, 400 ही। अरे सर यहाँ तो 500 हुई। अरे पर बढ़ भी तो गई थी, यहाँ सिर्फ 400 की एनर्जी रिलीज हुई, देखो कम हुई। पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होगा तो एनर्जी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे, भाई देखो जब एक घर में सौतन आएगी तो लड़ाई तो होगी, तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो लड़ाई तो होगी इलेक्ट्रॉन्स में, एनर्जी बढ़ेगी। पर मान लेते हैं सर बहुत बहुत कम बढ़ी, सर 50 जूल से ही एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि क्लोरीन ने बड़ा दिमाग लगाया, इलेक्ट्रॉन्स को दूर दूर रखा। तो यहाँ पर जो एनर्जी बढ़ेगी रिलीज होगी वो -350 की होगी। अब मुझे बताओ मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो जाना चाहिए आइडियली फ्लोरीन के पास, पर जाएगा क्लोरीन के पास। सिमिलरली हमारे न्यूक्लियस में होता है। हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि जितने ज़्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन नज़दीक नज़दीक आएंगे उतनी बाइंडिंग एनर्जी बाहर निकलेगी, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन को पकड़ने में एनर्जी चाहिए और वो उतना ज़्यादा मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा। चलो मान लेते हैं यहाँ सब में इतनी एनर्जी बाहर निकलती है, पूछो मत। अरे लेकिन आपस में झगड़ा करके वो लोग एनर्जी बढ़ा भी देते हैं, तो लॉस हुआ ना इनडायरेक्टली। जितना एनर्जी बाहर निकलना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा तो तुमने लड़ाई करके बढ़ा दी अंदर। अब बेचारे न्यूट्रॉन वहाँ कमज़ोर पड़ जाते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हैवियर न्यूक्लियाई में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो जाती है फिर, क्योंकि जितनी बाहर निकली नहीं है उससे ज़्यादा अंदर बढ़ जाती है। तो जब उसका एटॉमिक नंबर 20 से ऊपर जाने लगता है तब ये प्रॉब्लम वहाँ पर होनी स्टार्ट होती है। वेरेज अब बात करते हैं छोटे न्यूक्लियाई की। छोटे न्यूक्लियाई की प्रॉब्लम क्या होती है, मैं मानता हूँ प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, सर इनकी एनर्जी ही कम निकली है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन, घर में लोग ही कम है। तो ये लोग क्या करेंगे, भाई जितने जल्दी हो सके लोगों को बुलाओ। अब तुम कहोगे सर आपने अभी अभी कहा जब लोग बढ़ेंगे तो लड़ाई, एक लिमिट के बाद। यहाँ पे अभी तक रिपल्सिव फैक्टर इतना डोमिनेंट नहीं हुआ है, यहाँ पर रिपल्सिव फैक्टर डोमिनेंट हो चुका था, इतना डोमिनेंट हो चुका था कि अगर यहाँ पे अब इस घर को अगर तोड़ा नहीं गया तो ये लोग आपस में अपनी एनर्जी बढ़ा देंगे। यहाँ पर अभी भी रिपल्सिव फैक्टर कंट्रोल में, आओ आओ हमारे पास आओ, हमारे घर में रहो, और लोग आ जाओ और लोग आ जाओ। हमारा रिपल्सिव फैक्टर अभी भी काफ़ी कम है। तो छोटे लोग क्या करते हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है क्योंकि लोग कम होते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, अपने परिवार में लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। देखो जब भी लोग जुड़ेंगे, आई एग्री, रिपल्सिव फैक्टर बढ़ेगा। जब हम किसी को अपने घर में बुलाते हैं, मैं मानता हूँ वहाँ झगड़ा होता है, पर झगड़ा एक लिमिट के बाद होता है। आप उस लिमिट को ही क्रॉस मत करो ना। जैसे आयरन ने किया हुआ, एकदम बैलेंस बना के रखा है, तगड़ा बैलेंस बना रखा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐसा बैलेंस करके रखा हुआ है कि ना लड़ाई ज़्यादा हो रही है ना झगड़ा कम हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, स्टेबल, सुखी परिवार, समृद्ध परिवार। वेरेज हैवियर न्यूक्लियाई में प्रोटॉन हद से ज़्यादा हो गए हैं, तो जितनी एनर्जी बाहर निकली नहीं है उससे ज़्यादा रिपल्सिव में बढ़ गई है। और यहाँ पे लोग ही नहीं हैं, लोग ही नहीं है कि हम एनर्जी बाहर रिलीज़ करें। अब सिंपल सा फंडा बताओ, इन छोटे न्यूक्लियाई को इसके जैसा बनना है, बड़े न्यूक्लियाई को इनके जैसा बनना है, क्या किया जाए। हमें अगर उनके जैसा बनना है तो हमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी ताकि हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़े। तो हम लोगों को अंदर बुलाएंगे, हम जुड़ेंगे। सर जुड़ने से तो रिपल्शन बढ़ेगा, पर एक लिमिट के बाद, तब तक तो हम बुला सकते हैं ना। तो यहाँ के लोअर लोग फ्यूजन करना पसंद करते हैं, और जो हैवियर लोग हैं, सर हमारे लोग इतने ज़्यादा बुला लिए हमने अंदर कि हमारा रिपल्शन इतना ज़्यादा हो गया। एक्चुअली में अगर हर इंसान यहाँ ईमानदारी से एनर्जी रिलीज़ करे और एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा ना करे तो हम सबसे ज़्यादा स्टेबल होने चाहिए, क्योंकि हमारी एनर्जी इतनी निकलेगी, हर न्यूक्लियन यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ करेगा। पर हमारे लोग एनर्जी रिलीज़ करने के साथ साथ आपस में लड़के एनर्जी बढ़ा भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये लोग बोलेंगे चलो भाई तुम लोग अलग हो जाओ ताकि आपस में लड़ाई ना करो, खुश रहो। 30 लोग अलग हो जाओ, 20 लोग अलग हो जाओ, 50 लोग एक साथ मत रहो। तो 30 अलग हो गए, हाँ थोड़ा रिलैक्स होगा, अब थोड़ी लड़ाई झगड़ा कम होगा। 20 लोग कम हो गए, अब थोड़ा लड़ाई, अब जब लड़ाई झगड़ा कम हुआ तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी ज़्यादा बाहर निकलेगी, तो पर न्यूक्लियन एनर्जी बढ़ेगी। यहाँ पर और अट्रैक्शन कम हो गया है, रिपल्शन कम हो गया, अट्रैक्शन और बढ़ गया, क्योंकि ज़्यादा लोग थे तो कचरा हो गया था। तो यहाँ पे और एनर्जी, इसीलिए बैलेंस बनाए रखना बड़ा ज़रूरी है। आई होप समझ में आया होगा आपको ये। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूँ। मानो मेरे पास दो परिवार हैं, एक 4 मेंबर का परिवार है और एक 50 मेंबर का परिवार है। 4 मेंबर का परिवार खर्चा करता है 1000 रुपये, तो पर पर्सन कितना आ रहा है, 250 रुपये खर्चा आ रहा है। अब अगर वो अपने अंदर 2 मेंबर्स को जोड़ लेगा तो वो 2 मेंबर और 4 मेंबर मिलकर बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे, 1700 का खर्चा करेंगे। अब रिपल्शन हुआ नहीं है, खुशी, अरे प्रेम से, अरे 2 लोग जुड़ गए, अरे 6 लोग हो गए, चलो और अच्छा हो गया, अब 6 मेंबर्स हो गए और खुशी रहेंगे। चाहे 2 लोग हो, ये खुश हो जाते हैं, अरे 2 लोग और आ गए, तो अभी पर मेंबर 283 का खर्चा करेंगे, स्टेबल, ज़्यादा खर्चा हो गया पर पर्सन। वहीं 50 लोग थे,
जितना खर्चा नहीं कर रहे थे उससे ज़्यादा तो एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो खर्चा कुल मिला के कितना कर रहे थे, 20,000 का। पर पर्सन कितना निकल के आ रहा था, 400 निकल के आ रहा था। अब इतना कम खर्चा करोगे, पर पर्सन 400 ही निकल के आ रहा है, जबकि तुम लोग 50 लोग हो। तो ये लोगों ने क्या किया, डिवाइड हो जाते हैं। हम 30 मेंबर का अलग परिवार बनाएंगे, 20 मेंबर का अलग परिवार बनाएंगे। अब 30 लोग आपस में खुश हैं, चलो ये 20 लोग अलग हो गए, अब हम खुल के खर्चा करेंगे, हम और खर्चा करेंगे और एनर्जी रिलीज़ करेंगे। तो अब बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, सर जब न्यूक्लियन टूट गया तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ क्यों होगी? क्योंकि रिपल्सिव फैक्टर कम हो गया, अब अट्रैक्टिव फैक्टर बढ़ गया है। उल्टा जो स्ट्रेस था अंदर, जो स्ट्रेन था इतने लोगों को एक साथ जमा करके रखने का, ये उम्मीद में कि ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, वो कम हो गया। अब लोग कम हो गए, तो लोग कम हो गए तो एनर्जी ज़्यादा निकलने लगी, क्योंकि प्यार बढ़ गया, मोहब्बत बढ़ गई, झगड़ा कम हो गया। तो अब पर मेंबर अगर मैं 14,000 की एनर्जी रिलीज़ कर रहा हूँ ओवरऑल, पर मेंबर 466, जो कि पहले 400 थी। ये जस्ट नंबर है, फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, जस्ट समझाने के लिए। यहाँ तो उल्टा 20 मेंबर अब 10,000 खर्चा करेंगे और ज़्यादा करेंगे। पर पर्सन अभी इसका 500 का खर्चा हो जाएगा, क्योंकि 20 लोग हैं, प्यार बढ़ गया है, प्यार मोहब्बत बढ़ गई है। जबकि पहले स्ट्रेस में थे, अब वो और स्टेबल हो गए हैं। तो दिस इज़ द होल फंडा ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकाला जा सकता है कि देखो, एक्चुअली में ना बहुत बड़ा होके कोई स्टेबिलिटी आती है, ना बहुत छोटा होके स्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी आती है इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस सिचुएशन में आके। अगर न्यूक्लियन हैवी होने लगता है तो यहाँ याद रख लेना, रिपल्सिव फैक्टर बढ़ जाता है, रिपल्सिव फैक्टर बढ़ जाता है, इसीलिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे अट्रैक्टिव फैक्टर है, यहाँ पे पर न्यूक्लियन ही कम है, न्यूक्लियंस आर लेस, खर्चा करने वाले लोग ही कम हैं, इसीलिए यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ये जो हमने समझाया, इसको फिजिक्स का बहुत ही फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ माना जाता है, जिससे हम न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। शायद यही एक रीज़न होता है कि जितने हमारे स्टार्स या प्लैनेट्स या बाकी के जो कॉस्मोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं, उनके अंदर जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो शायद आयरन ही बनता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट न्यूक्लियाई है वो। और यही रीज़न है कि हमारी धरती के कोर में भी अगर आप देखो तो आयन की क्वांटिटी अच्छी खासी है, और आयन जल्दी डीके नहीं होता, रेडियो एक्टिव डीके नहीं दिखाता, क्योंकि सबसे स्टेबल न्यूक्लियाई में से एक न्यूक्लियाई है वो। अब ये याद रखना, हैवी न्यूक्लियाई क्या करेंगे, टूटना यानी न्यूक्लियर फिजन, और लोअर न्यूक्लियाई क्या करेंगे, जुड़ना यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन और फ्यूजन क्यों करेंगे, दोनों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से घर का एक एग्जाम्पल लेके आपको मैंने समझा दिया है, लोगों का, परिवार का, कि कैसे ये सारा काम होता है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे कुछ मिलेगा तो नहीं, पर हाँ कॉन्फिडेंस ज़रूर बूस्ट हो जाता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। और जाते जाते चैनल को लाइक ज़रूर करके चले जाना, लाइक के पैसे नहीं लगते, फ्री में हो रहा है, प्लीज़ कर दो फटाफट। और शेयर कर लेना वीडियो को लोगों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।